नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था को जहां सरकार मजबूत करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर इन शिक्षा के मंदिरों में घात लगाकर बैठे कोचिंग माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और जो शिक्षा सभी के लिए समान रूप से मुक्त रूप से होनी चाहिए, उसी शिक्षा के तंत्र को इन कोचिंग माफियाओं ने अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बना लिया है। कई बार इन कोचिंग माफियाओं के बढ़ते प्रभाव और दबाव की वजह से कई जगहों पर कई विद्यार्थियों की जीवन लीला भी समाप्त हो चुकी है और इसको लेकर संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने खुद इन कोचिंग माफियाओं की बढ़ती नेटवर्किंग को लेकर चिंता जताई है और इसको हाईलाइट भी किया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर समाज और देश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मुखरता के साथ अपने विचार व्यक्त करने वाले और काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ पिछले 10 सालों से लगातार न सिर्फ आवाज उठाई है, बल्कि इसको लेकर कई जगहों पर लोगों के बीच जाकर लोगों से बातचीत भी करते हैं। उन्होंने कोचिंग माफियाओं पर पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से जताई गई चिंता को लेकर कई मुद्दों को एक बार फिर से उठाया है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते इन कोचिंग माफियाओं के इस आतंक और देश में अंग्रेजों की बनाई गई मैकाले शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का, आप खुद सुनिए इसकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि भारत में जो कोचिंग माफियाओं का नेटवर्क है इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पूरे वो एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर लिया। मैं पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं कि कोचिंग माफियाओं ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है। स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे बच्चे तो सुसाइड कर रहे हैं इन कोचिंग माफियाओं के दुष्परिणाम के। कोचिंग माफियाओं का जो इतना हाईजैक किया सिस्टम, आज की डेट में जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जा रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जा रहा है। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है 10वीं 12वीं में, इसीलिए कोचिंग करना मजबूरी हो गई है। कोचिंग माफियाओं ने इतना बड़ा अपना नेक्सस बना लिया है स्कूल और कॉलेजेस के साथ साथ कि बाकायदा अब तो स्कूल और कॉलेज में अपना उन्होंने क्लास को ले लिया है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो मान लीजिए उनके पास 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन, उसमें से एक सेक्शन में बाकायदा कोचिंग, जो कोचिंग चलाते हैं वो आके पढ़ाते हैं, उसमें स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते। ये स्थिति केवल दिल्ली एनसीआर में नहीं है या बड़े शहरों में नहीं है, ये छोटे छोटे शहरों तक पहुंच चुका है जहां कोचिंग माफियाओं और स्कूल माफियाओं के नेक्सस ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया। गरीब बच्चा कोचिंग नहीं कर पा रहा है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। अमीर बच्चे जो कोचिंग कर भी ले रहे, इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि वो जाके सुसाइड कर ले रहे। ऐसे स्थिति में इसको रोकना ज़रूरी है। भारत में अगर एक रेलवे बोर्ड बना के पूरे देश में रेलवे चलाई जा सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड बना के पूरे देश के स्कूल क्यों नहीं चलाए जा सकते? भारत में अगर 40 तरीके के टैक्स को मर्ज करके वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, तो ये 40 तरीके के सिलेबस को मर्ज करके वन नेशन वन सिलेबस वन करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? आखिर एनसीईआरटी किताब पूरे देश में अनिवार्य क्यों नहीं की जा सकती? अगर केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, आर्मी स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, तो सभी स्कूलों का सिलेबस एक समान करने में क्या दिक्कत है? भारत का संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी, समान सिलेबस होगा। आज की डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, चाहे मेडिकल का एग्जाम है, चाहे एनडीए का एग्जाम है या क्लैट का एग्जाम है, इवन क्लर्कियल जितने भी एग्जाम होते हैं, उनका भी पेपर एक आता है। पेपर एक है और एजुकेशन बोर्ड 65 है। पेपर एक है और सिलेबस सबके अलग अलग है। मान लो सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे पेपर आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आईसीएसई वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्टेट बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो नतीजा क्या है? मजबूरी है कोचिंग में जाना। इस सिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। गरीबी और अमीरी का भेदभाव तभी खत्म होगा जब समान शिक्षा होगी। जब तक भारत में कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक शिक्षक और शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक गरीब और अमीर के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, जब तक केरल और कश्मीर और कन्याकुमारी के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, जब तक बंगाल और गुजरात के बच्चे की एक किताब नहीं होगी, तब तक भारत में एकता अखंडता को हासिल कर पाना नामुमकिन है।
और तब तक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाना नामुमकिन है। लेकिन कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, स्कूल माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन सिलेबस हो, और किताब माफिया जो पब्लिशर है, जो 8-8, 900 रुपए किताब बेच रहे हैं, वो नहीं चाहते कि एनसीईआरटी की किताब पूरे देश में अनिवार्य हो। और चूंकि ये माफियाओं का नेटवर्क इतना बड़ा है, भाई कोचिंग माफियाओं का कारोबार लगभग 5 लाख करोड़ का हो चुका है। अगर आप स्कूल माफिया और कोचिंग माफियाओं का टोटल कारोबार देखिए तो 5 लाख करोड़ का है। स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो राज्य का शिक्षा विभाग हो चाहे केंद्र का शिक्षा विभाग हो, उसको खरीदना इनके लिए बहुत आसान है। भाई 5-10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिया, सारे सबको सिस्टम में मर्ज कर दिया। मैंने PIL इसीलिए फाइल किया कि 65 एजुकेशन को बोर्ड मर्ज करके वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जाए। ये जो दुनिया भर के सिलेबस चल रहे हैं, इनको मर्ज करके वन सिलेबस वन करिकुलम किया जाए, और केवल एनसीईआरटी की किताब ही स्कूलों में पढ़ाई जाए, और एनसीईआरटी की किताब से ही पूछा जाए। इंजीनियरिंग का चाहे एग्जाम हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे लॉ का एग्जाम हो, चाहे क्लैट का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे IAS का एग्जाम हो। यही तरीका है भारत को बचाने का। और जिस तरीके से आज की डेट में बिना कोचिंग किए किसी का IIT में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिना कोचिंग किए किसी का MBBS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिना कोचिंग किए किसी का IAS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इवन बिना कोचिंग किए क्लर्क में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है वो स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, और जो पढ़ाया जा रहा है और वो पूछा नहीं जा रहा है, और ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये कोचिंग माफियाओं के इशारे पे हो रहा है, ये स्कूल माफियाओं के इशारे पे हो रहा है, ये एजुकेशन माफियाओं के इशारे पे हो रहा है। जो फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक समान हो सकता है। तो ज़्यादा जो मेजर सब्जेक्ट है उनका सिलेबस एक समान हो सकता है। भाई यही तो करना है ना कि राज्यों को अपना लोकल इतिहास पढ़ाना है, राज्यों को अपना लोकल भूगोल पढ़ाना है, राज्यों को अपने जो उस राज्य के महापुरुष हैं उनके बारे में पढ़ाना है, जो वहाँ उस राज्य के संत हैं उनके बारे में पढ़ाना है, उस राज्य के जितने विशिष्ट लोग उनको पढ़ा। तो ठीक है, 7 किताब आप कॉमन कर दो और 3 किताब आप राज्यों को छोड़ दो। भाई अपने अपने राज्य वाले अपने अपना लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें, लोकल इन्वायरमेंट पढ़ा लें, लोकल कल्चर पढ़ा लें, ये अपना राज्य वाले अपना अपना कर लेंगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इनका सिलेबस तो बंगाल से गुजरात तक और कच्छ से कामरूप तक एक हो सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो सकता है। जहाँ तक पढ़ने की बात है तो ठीक है, प्राइमरी में सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा। लेकिन सिलेबस क्यों CBSE बोर्ड क्यों, अंग्रेजों वाला CBSE बोर्ड जो 1929 में बनाया था अंग्रेज मैकाले ने, वो आप क्यों नहीं खत्म कर रहे? ICSE बोर्ड जो मिशनरियों के द्वारा शुरू किया गया उसको हम क्यों नहीं खत्म कर रहे? दुनिया भर का स्टेट बोर्ड क्यों लेके चले हुए? भाई संविधान में जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में है। इसका मतलब कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। और केंद्र सरकार ने बाकायदा कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट राज्य सरकार का कानून नहीं है, केंद्र सरकार का कानून है, पार्लियामेंट में बना है। उसमें एक शब्द इक्वल जोड़ने में क्या दिक्कत है? अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट बन सकता है तो राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट क्यों नहीं बन सकता? और जब राइट टू इक्वल एजुकेशन हो गया तो 14 साल तक या 16 साल तक या 18 साल तक 12वीं तक वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? सबकी किताब एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुसलमान, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, सबकी किताबें क्यों नहीं हो सकती? इससे केवल कोचिंग माफियाओं का नेटवर्क नहीं टूटेगा, इससे आत्महत्या नहीं रुकेगी, इससे केवल जो गरीब परिवार फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कोचिंग नहीं करा पा रहा है अपने बच्चों को, और वो कोचिंग नहीं करा पा रहा है तो माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मैंने हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे, बहुत टैलेंटेड बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन वो गरीब परिवार के थे, उनके माँ बाप कोई ऑटो चला रहा था, कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई लेबर का काम करता था, कोई ड्राइवर का काम करता था। वो कोचिंग नहीं करा पाए 4 लाख रुपए देके, 5 लाख रुपए देके, और नहीं करा पाए तो बच्चा उनका IIT में नहीं जा पाया, बच्चा उनका MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे का उसका NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे का क्लैट में सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे कमजोर बच्चे कोचिंग करके आगे निकल गए। इसलिए भारत में इस समय जो इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा हुआ है, इतनी ज्यादा जो है कहते नहीं टेंशन बढ़ा हुआ, उस टेंशन का बहुत बड़ा कारण ये वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी तरीके से कोचिंग माफियाओं, स्कूल माफियाओं और बुक माफियाओं ने अपने हाईजैक कर लिया है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, इस पर गंभीरता के साथ चर्चा करें। ये स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया है इसको भी पार्लियामेंट के बोर्ड पे रखें। जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करे, वन नेशन वन करिकुलम लागू करे, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाए और केवल एनसीईआरटी की किताब ही पूरे देश में लागू करें। ये जो प्राइवेट माफियाओं को, किताब माफियाओं को दे दिया गया है, नतीजा ये है जो किताब एनसीईआरटी में 50-60 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है, वही किताब ये जो बुक पब्लिशर है 1000-1000 रुपए की बेचते हैं। तो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो एकदम रूरल, एकदम पिछड़ा एरिया हो, कोचिंग माफियाओं का, स्कूल माफियाओं का, किताब माफियाओं का कारोबार चल रहा है। इसको रोकना ज़रूरी है, फीस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है और कोचिंग के व्यापार को कंप्लीट बंद करने की ज़रूरत है। सन 2000 से पहले कोचिंग इतनी नहीं होती थी। जिसको दिक्कत आती थी अपने स्कूल के टीचर से ट्यूशन कर लेता था, स्कूल के टीचर से पूछ लेता था, लेकिन कोचिंग का कारोबार चलता ही नहीं था। आज की डेट में ऐसा हो गया कि बिना कोचिंग किए, चाहे वो 10,000 रुपये आदमी फीस दे रहा है, चाहे 200 रुपये फीस दे रहा है, बिना कोचिंग किए किसी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, क्लैट में, एनडीए में, बाकी एग्जाम में। इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। मैं आग्रह करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, मैंने तो कोचिंग अपनी PIL फाइल कर दिया है, मैटर कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन ये संविधान लागू करना सरकार की ड्यूटी है। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। देश की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब समान शिक्षा होगी। आपसी भाईचारा तब बढ़ेगा जब समान शिक्षा होगी। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद ये तब खत्म होगा जब समान शिक्षा होगी। और सबको कहते नहीं, आपस में शांति तब आएगी जब समान शिक्षा होगी। इसलिए यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन। इस पे तत्काल चर्चा करें, इस पे तत्काल कानून बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी के कोचिंग माफियाओं और भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवालों और बताए गए सुझावों पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।